हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले सिर्फ 5 दिनों में इन्वेस्टर ने 18 लाख करोड़ रुपये का नुकसान को सहा है। और ये इसलिए कि मार्केट जो है लगातार गिर रही है, चाहे वो निफ्टी हो या सेंसेक्स। लेकिन इससे पहले भी जो मार्केट जो क्रैश हुआ था, तो उस वक्त मार्केट ने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, वो था 23,200। और वहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया था और वापस एक अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा ही रहा था कि एक न्यूज़ आती है कि फेड ने रेट कट किया। वो अप ट्रेंड का लास्ट जो पॉइंट था 6 दिसंबर को, वो था 24,768.30 पॉइंट्स निफ्टी का। वापस वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ और जब फेड ने एक रेट कट का ऐलान किया कि फेड क्या करेगा, 25 बेसिस पॉइंट के साथ वो अपने इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि फेड तो रेट कट कम कर रहा है, तो फिर क्यों मार्केट गिर रहा है? क्योंकि फेड के रेट कट कम करने से क्या होता है, मार्केट ऊपर जाता है और इन्वेस्टमेंट आते हैं। लेकिन सिर्फ वो ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ ये है कि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 में वो जो फेड रेट कट करेगा वो 3 से 4 टाइम करेगा। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि सिर्फ 1 या 2 बार ही करेगा। तो ऐसा क्यों? और ये कम रेट कट करने से क्यों मार्केट गिर जाता है, उसको आज यहाँ पर हम समझेंगे। तो जब फेड जो है वो रेट कट कम करता है तो क्या होता है, उससे जो EMIs के जो इंस्टॉलमेंट होते हैं वो सस्ते मिलते हैं। NBFC बैंक को रिज़र्व बैंक के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी की रेवेन्यू बढ़ती है। मिसाल के तौर पर कि मान लिया कोई बंदा है एक आईफोन ले रहा है, तो उसको जो EMI जो देना पड़ेगा वो उसको उसमें कम देना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे लोग आएंगे और बहुत सारा सामान खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कंपनी की रेवेन्यू है वो बढ़ेगी। लेकिन अगर फेड रेट बढ़ा देता है तो उससे क्या होता है, वो कंज्यूमर कम हो जाता है और लोग कम खर्च करना शुरू करते हैं। तो उससे क्या होता है, रेवेन्यू कंपनी की कम हो जाती है और प्रॉफिट पर भी इफेक्ट पड़ने का असर होता है। इसी को देखते हुए इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो मार्केट से निकलना शुरू होते हैं और जहाँ ज़्यादा रेट मिल रहा है, यानी फेड रेट ने रेट बढ़ाया तो कहाँ ज़्यादा रेट मिल रहा है, बॉन्ड में, तो वापस वो बॉन्ड में जाके पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि फेड के रेट कम करने का जो है, इस न्यूज़ ने इन्वेस्टर को मार्केट से निकलने पर मजबूर किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो है बहुत बड़ा आउटफ्लो हुआ। और सिर्फ फ्राइडे के दिन, सिर्फ पिछले 5 सेशन में फॉरेन इन्वेस्टर ने 16,000 करोड़ रुपए का सेल किया था कि इस तरह मार्केट ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों, हम उसके अलावा और भी कई सारे रीज़न हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। क्योंकि आप अगर मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर को जानना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप पैनिक में आएंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। हो सकता है उसमें कुछ प्रॉफिट हो, कम प्रॉफिट हो या एक लॉस भी हो। तो ये सब नेगेटिव सेंटीमेंट को हटाने के लिए और मार्केट में बने रहने के लिए आपको इन सब बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरी रीज़न जो बताया जा रहा है वो है हमारी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है डॉलर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और सिर्फ फ्राइडे के दिन सबसे बड़ा जो गिरावट हुआ, यानी $1 की वैल्यू कितनी थी, 85.02 रुपया। यानी कि ये सबसे निचले लेवल पर हमारा जो है करेंसी आ गया। यानी इतना ज़्यादा हमारा करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले में गिर गया। तो इससे क्या होता है, जब करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो कारण भी मैं बात करूँगा। लेकिन पहले ये बात करूँगा कि करेंसी की वैल्यू कम हो जाने से इन्वेस्टर क्यों भागते हैं। कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, जब वो इन्वेस्ट करता है इंडिया में आके, तो उस वक्त जो रेट होता है उस रेट के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है और बाद में जब वो कुछ पैसा कमा लेता है और प्रॉफिट बुक करता है और वापस जब वो अपने डॉलर में कन्वर्ट करता है तो उसको कम वैल्यू मिलता है। चलिए एक मिसाल के जरिए समझते हैं। समझो एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, उसने इंडियन मार्केट में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और उस वक्त जो हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू थी $1 के मुकाबले में वो 70 रुपया था। मान लिया कि कुछ दिनों के बाद उस अमेरिकन इन्वेस्टर को 20,000 रुपये का मुनाफा होता है। यानी 1 लाख रुपये लगाया था, 1,20,000 रुपये हो गया। लेकिन अब जो डॉलर की वैल्यू है वो 80 रुपया होगी। यानी कि $1 की वैल्यू कितना हो गया, 80 रुपये। यानी हमारी जो इंडियन करेंसी की वैल्यू कितनी गिर गई, 10 रुपये। और पहले 70 रुपया था जब वो इन्वेस्ट किया था और अब क्या हो गया, 80 रुपया। तो जब वो 1,20,000 रुपये को मार्केट से में वापस कन्वर्ट करेगा 80 रुपये के भाव पे, तो उसे कितना मिलेगा, $1,500। लेकिन अब इसी को हम देखते हैं कि अगर ये रुपया नहीं गिरता, 70 का 70 ही रहता, तो कितना होता।
तो जब इसको हम 1,20,000 रुपये को 70 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, $1714। यानी कि 1500 के बजाय $1714 मिलता है अगर हमारी रुपया की करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले में नहीं गिरती। देखा दोस्तों किस तरह इफेक्ट आया, यानी सीधी $214 का नुकसान हुआ उसको। तो इसीलिए क्या होता है, इन्वेस्टर है वो निकलना शुरू होते हैं। उन्हें लगता है कि और मार्केट में जो है इंडियन करेंसी की वैल्यू गिरेगी और अब मुझे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, वापस नुकसान ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो होना शुरू कर देते हैं। और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो हैं उसको भी हम बात कर लेते हैं कि ये सिर्फ करेंसी की वैल्यू गिरने की वजह से नहीं हुआ है। और करेंसी की वैल्यू गिरी क्यों है, उसके पीछे भी कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जैसा कि ट्रेड डिफिसिट। बताया जा रहा है, ये ब्लूमबर्ग की एक इकोनॉमिक्स रिपोर्ट है कि नवंबर 2023 में जो इंडिया ने इंपोर्ट किया था उसकी वैल्यू थी 21.31 बिलियन, जबकि इस नवंबर 2024 में जो इंडिया ने इंपोर्ट किया है वो 37.84 बिलियन। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ब्लूमबर्ग की इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट होगा वो 23 बिलियन का होगा। तो दोस्तों ये ट्रेड डिफिसिट क्या होता है उसको समझते हैं, ये किस तरह मार्केट को प्रभाव करता है। ये एक ऐसा कंडीशन है जब किसी देश का इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि देश को अपने इंपोर्ट्स के लिए विदेशी मुद्रों में अधिक पैसा देना पड़ेगा। यानी फॉरेन एक्सचेंज को क्या करना पड़ेगा, जब ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाएगा तो उसे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और उस ज़्यादा पैसा देने से क्या होगा, हमारी जो करेंसी है वो ज़्यादा जाएगी। यानी पहले कम जा रही थी लेकिन अब हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इससे दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें रुपए की गिरावट होती है। यही वजह है कि हमारा रुपया गिरा है ट्रेड डिफिसिट बढ़ने की वजह से। और इसमें इन्वेस्टर की सेंटिमेंट क्या बनती है, इन्वेस्टमेंट को ये लगता है कि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। इकोनॉमिक कंडीशन कमज़ोर होने से क्या होता है, हमारी जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। और इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर। निफ्टी की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। यही वजह है कि इस साल जो हुआ क्या देखने को मिला हमें कि Q2 GDP में पिछले 2 सालों में सबसे कम ग्रोथ देखने को मिला है और ये सब पहली बार हुआ है। और बताया जा रहा है कि आने वाले तीसरे क्वार्टर में भी ऐसा ही होगा। तो दोस्तों ये सब रीज़न था, इस रीज़न की वजह से मार्केट जो हमारा गिरा है। तो दोस्तों क्या मार्केट वापस बाउंस बैक नहीं करेगा? बेशक दोस्तों मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा। तो बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनके मुताबिक ये एक मौका बनता है इन्वेस्टर के लिए। और इसमें जो चालाक इन्वेस्टर होते हैं जो लंबे समय के लिए खेलना चाहते हैं वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं। लेकिन जो कमज़ोर दिल के होते हैं या हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, मार्केट से निकलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मौके में कई ऐसे शेयर हमें सस्ते भाव पे मिलते हैं और हमें उस शेयर को ख़रीदना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें शेयर को अच्छी तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि कौन सा शेयर में क्या प्रॉब्लम है, वो शेयर क्यों गिर रहा है, क्या सिर्फ ये मार्केट के एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से गिर रहा है जो मैंने जो भी बताया, या फिर कुछ इंटरनल फैक्टर भी है। तो मुझे एक शेयर लग रहा है जो मैंने अभी देखा है, उसमें एक शेयर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जो है वो अब तक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है अपने 52 वीक्स हाई से। इसका जो 52 वीक्स हाई था 1179 रुपया था और अभी का जो भाव चल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 724 रुपये 5 पैसा। यानी समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 70-80% ये करेक्ट हो चुका है। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, टाटा मोटर्स की इतनी बड़ी गिरावट की रीज़न क्या है। दोस्तों इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये देखने को आ रहा है कि कंपनी की रेवेन्यू लगातार गिरी है और रेवेन्यू जो है पिछले 2 साल में वापस चली गई है। यानी कि जो पिछले 2 साल की जो रेवेन्यू थी उस लेवल पे चली गई है। और दूसरा रीज़न इसमें ये बताया गया है कि कंपनी का डेट भी बहुत ज़्यादा है, जैसे 1.05 डेट टू इक्विटी रेशियो है। और कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग सेल हुई है, आप इसकी प्रोमोटर होल्डिंग को जाकर देखिएगा। और ज़्यादातर जो ख़रीदा है किसने ख़रीदा है, पब्लिक ने ख़रीदा है। तो ये एक सेंटिमेंट है। लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स अभी मैं इसको अगर डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से देखूं तो इसका DCF वैल्यू के हिसाब से जो इसका प्राइस 1011 रुपये होना चाहिए और रिलेटिव वैल्यू के हिसाब से कितना होना चाहिए 1647 रुपया। और इसको एवरेज करते हैं तो कितना आता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 1329। यानी इसकी जो शेयर की जो वैल्यू है वो 1329 रुपये है और अभी शेयर की जो प्राइस कितनी चल रही है 724 रुपया। यानी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट पे ये शेयर अभी मिल रहा है, ऑलमोस्ट 50%। तो क्या हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों मैं कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको जाके टाटा मोटर्स को अच्छा से एनालाइज करना चाहिए कि ये एक मौका बन सकता है। क्योंकि अभी जो इसकी जो वैल्यू है मार्केट में जो इसके हिसाब से वो इंटेंसिव वैल्यू के हिसाब से बहुत कम है और डिस्काउंटेड में है।
तो इसको पर एक फर्दर एनालाइज़ करना होगा और देखना होगा कि टाटा मोटर्स वाकई अभी खरीदने के काबिल है कि नहीं है। तो आप इसको जाके एनालाइज़ करें। दूसरा शेयर जो मुझे लगता है वो नाल्को। अभी जो इसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है 215 रुपये 36 पैसा, और इसकी जो 52 वीक्स हाई थी वो 263, यानी ये भी एक अच्छा लेवल पे आ चुका है। लेकिन फिर भी ये अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से महंगा है, क्योंकि DCF वैल्यू के हिसाब से इसकी जो प्राइस आ रही है वो 218 रुपये आ रही है, और DCF के हिसाब से इसकी जो प्राइस आ रही है 188 रुपये आ रही है, और रिलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से 218 रुपये। इसको एवरेज करने से 203 रुपये निकलता है, जबकि जो इसकी मार्केट प्राइस कितना है 215 रुपये, यानी 12 रुपये ये प्रीमियम पे है। तीसरी जो शेयर है वो मदरसन सुमी वायरिंग। तो इसकी जो करंट प्राइस कितनी चल रही है 59.94, और इसकी जो DCF वैल्यू के हिसाब से कितनी इसकी प्राइस होनी चाहिए थी 21.51, और रिलेटिव वैल्यू के हिसाब से 82, यानी कि एवरेज 55, यानी कि 4 रुपये प्रीमियम पे है। इन सब की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लें हम, और इसको इंडस्ट्री से हम इसको नापें, तो टाटा मोटर्स की जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 7.99 है, और इसकी इंडस्ट्री पी कितनी है 21.23। नाल्को की 20.75, और इंडस्ट्री पी कितनी है 17.14, और मदरसन सुमी की कितनी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.23, और इंडस्ट्री कितनी है 46.86। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं ये 3 शेयर मेरे को क्या करना है, एनालाइज़ करना है और देखना है, क्योंकि ये तीनों शेयर जो लंबे समय के लिए एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये मैं जिस तरह मैं बात करता हूँ कि मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को लेकर बात करता हूँ, मैं कोई ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करता हूँ, क्योंकि पैसा जो मुझे लगता है जो बनता है, जो मेरे पास जो पैसा बना है वो इन्वेस्टमेंट करके बना है, तो मुझे इन्वेस्टमेंट सही लगता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस तरह के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जो मैंने आपको बताया है 3 शेयर, इसके ऊपर फर्दर मैं एनालाइज़ कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।